अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, अफसोस की खबर से शुरू कर, मेरे पास आज नहीं अच्छी खबर से, मेरे पास अच्छी खबर है, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास अच्छी खबर इसलिए है कि हमारा एक नौजवान है शजर अब्बास, जनाब टर्की में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में उसने अपना पर्सनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है और पाकिस्तान का तेज तरीन आदमी होने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। सो आधा सेकंड का फ़र्क लिटरली चंद दिनों में पड़ गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में और उसके बाद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जो परफॉर्मेंस रही है 200 मीटर में उसकी। सो हमने आपसे ये कहना है कि ये एक नौजवान है जो ऑलमोस्ट सेमी फिनिश्ड हालत में तैयार है, सेमी फिनिश्ड हालत में तैयार है, जैसे कोई जो समर में कोई गर्मियों में आम नहीं आते कि सेमी फिनिश्ड हालत में तैयार है। बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। आपको पता है कि इस किस्म की रेसेस में आधा सेकंड इंप्रूव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। और शजर अब्बास की क्योंकि हम बात कर रहे हैं 200 मीटर हीट्स में उन्होंने 20.68 सेकंड के साथ अपनी हीट में पहली पोजीशन हासिल की और नया कौमी रिकॉर्ड जो है वो बना डाला। और शजर अब्बास ने कोनिया में बाय द वे ये गेम्स हो रही हैं में 100 मीटर का नया कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। ही इज़ डेफिनेटली, पहले हमने कह दिया था शजर अब्बास को फास्टेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब अपने जलवे जो हैं वो वर्ल्ड सर्किट पे दिखा रहे हैं। बैक टू बैक भाग रहा है। आपको पता है कि हमारे पास कोई इतने फिजियो की और हेल्थ फैसिलिटीज़ और कोच इन तक के साथ नहीं थे, इनके हमरा नहीं थे। जब ये भाग रहे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में तो अपने कोच का नाम इन्होंने अपने बाजू पे लिखा हुआ था। और कहना बस ये है कि अब आपने नोट कर लिया और हम यहाँ बारहा आपको इसलिए नोट करा रहे हैं कि ये एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है। बराए मेहरबानी इसको कहीं आपने भेजना है, इसको साउथ अफ्रीका, जमैका, युगांडा, जहाँ भी आपने इसे भेजना है इसे भेजें, इसकी ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि हमारे सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है, अरशद नदीम की। आपको पता है ओलंपिक्स में उनका टैलेंट सामने आया, उसके बाद उन पर इन्वेस्ट किया गया, उस पर जब उन पर इन्वेस्ट किया गया, उनको साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी सर्टनली क्रेडिट बनता है इतना कि और स्पोर्ट्स फेडरेशन के भाई उन्होंने पहले कह दिया था कि अरशद की परफॉर्मेंस में अब आपको वाजे फर्क नजर आएगा और वो वाजे फर्क हमने देखा। मतलब उसका फिजियो भी, उसका डॉक्टर भी, मतलब एवरीबॉडी इज क्वालिफाइड फॉर, बिल्कुल फॉर हिम। अच्छा, विद द सेम टोकन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे हमारे वो दो बॉक्सर्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गए और वहां से अब वो रफू चक्कर हो गए हैं, तो लिहाजा दे आर मिसिंग इन एक्शन और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह जब जिस दिन उनकी फ्लाइट थी 9 को गालिबन वो निकले हैं नाश्ते के लिए और उसके बाद मुड़ के वापस हलवा पूड़ी खाने गए थे, वो ढूंढ रहे होंगे अभी तक, मेरा ख्याल है पूरे यूके में। बट एनीवे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। दिस वन इज गुड जी। अभी इस तरह हम आगे बढ़ेंगे और क्विकली आपको बताना यह है कि शहबाज गिल की इदारों को बगावत पे उकसाने के बयान और उनकी गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सामने आए और तवक्को तो हमने ये की थी कि भाई वो ज़रा मजम्मत करेंगे, इससे डिस्मिस करेंगे अपने आप को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हैरानी की बात एक और भी है, जो उनकी आपको पता ही है रेगुलर बयानियाँ होता है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन ड्राइवर का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब अक्ल वाला दंग नहीं रह गया होगा कि वो स्पॉट जहां पर ये सारी कार्रवाई हुई, मुतादिद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आ चुकी है जिसमें ड्राइवर को लिटरली किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन इमरान खान आके टीवी पे ये कह रहे हैं कि ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। विदाउट फॉर्मिंग एनी ओपिनियन, हम बिल्कुल इसमें कोई अपना नहीं डालेंगे, लेकिन जब एक चीज़ वाजे हो ही गई हो तो उनको अपना स्टांस थोड़ा सा तो मॉडिफाई करना चाहिए था। चले ना बदलें आप अपना स्टांस। शहबाज गिल के हवाले से तो बिल्कुल उन्होंने, खैर उसमें भी हैरानी ही होती है, उसके बारे में उसके बयान की वाज़े मजम्मत के बजाय उनके कानूनी हक की बात करते रहे, तो ओके फाइन, वी एक्सपेक्टेड दैट, लेकिन ड्राइवर का जिक्र क्यों कर रहे हो भाई? वो चीज़ तो सामने अब आ गई है कि वो तो एक ड्रामा था। तो यही नहीं, बाय द वे मौजूदा सियासी हालात और वाक़यात को माजी से भी जोड़ने की कोशिश करते रहे वो अपने बयान में। अच्छा, वो दूसरों के मुतनाज़े बयानात चलाते रहे। आपको बताइए हमारी ये मुतनाज़े बयानात की फहरिस्त तो फिर हर इंसान की है तो। इमरान खान साहब के बैरून मुल्क दिए गए बयानात की फहरिस्त भी फिर बहुत तवील है। सो वो फिर बाद में किया भी मरियम औरंगज़ेब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। खैर, इनके इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब ने भी इन्हें एक अच्छा मशवरा दिया था कल हमारे ही शो पे, और उन्होंने कहा था कि इससे अपने आप को फासला इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बयान से। और ये क्या बात है और बड़ी बेहुदा बात है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था, दोबारा से सुन लीजिए।
उसने इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अकल है तुम्हारे में? अच्छा, परवेज़ इलाही साहब जब ये कह भी रहे थे ना तो तब भी लग रहा था कि क्या वो सही कह रहे हैं, बिकॉज उन्हीं के चले में लीडर, अब तो कहूँगी खान साहब, जिनका वो बहुत जिक्र करते रहते हैं और हर चीज़ खान साहब के मुताबिक ही होती है, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, तो लिहाजा उनका ये कहना, खान साहब का कुछ और कहना अजीब सा लग रहा था। खैर अच्छा, जल्दी से लग यही रहा है कि खान बता दें इमरान खान साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा है शहबाज गिल के सॉर्ट पे, वो जरा सुनिए। मतलब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जरा मजम्मत करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या कहा सुनिए। शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो। अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज़्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकती। मैं 18 साल का भी नहीं था जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, मुझे याद है 1970 मार्च में। तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा। आज वही कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, ड्राइवर को बहरहाल जितना मारा पीटा गया वो तो सीसीटीवी वीडियो में वाज़े हो ही गई है सूरत हाल के। उसकी तरफ बस एक एहलकार आया था, उसने शीशा नहीं खोला, दरवाज़ा नहीं खोला, और उसके बाद वो एहलकार वहाँ से चला गया और वो ड्राइवर शहबाज गिल के उतरने के बाद गाड़ी घुमाकर वापस ले गया। मतलब उसको किसी ने उतारा तक नहीं गाड़ी से। अच्छा, ये अजीब सी बात है। सहाफ़ी तलत हुसैन साहब हमारे साथ। जी तलत साहब, गुड मॉर्निंग। आपने भी स्टेटमेंट सुनी खान साहब की, बड़ी वो डिफेंड भी कर रहे हैं ड्राइवर वाला इशू भी, जो कि चीज़ें वाजे हो चुकी हैं उनके सामने, बट ही रिफ्यूजेस टू सी देम। स्टॉलवर्ड्स ऑफ पीटीआई, इवन लाइक असद उमर, जिनसे हम थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो भी बड़ा एक साजिशी बयानिया इसके पीछे दे रहे हैं। व्हाट आर दे ऑल थिंकिंग? देखें, एक तो इमरान खान साहब जो है वो एक आल्टरनेट यूनिवर्स में रहते हैं और ये एक नफसियाती कैफियत है। ये पहले लीडर नहीं होंगे तारीख में जो आल्टरनेट यूनिवर्स में रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जो अपनी ही दुनिया के अंदर गुम होते हैं, जिसके अंदर हकायक का कोई वजूद नहीं होता, जिसके अंदर तसव्वुरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा ड्राइवर जिसको उतारा नहीं गया उसकी कमीज फट जाती है, और फिर अगर वो पट्टी भी लपेट के आ जाए तो उससे पूछ प्रतीत नहीं होती कि भाई अभी 2 मिनट पहले तो हमने आपकी वीडियो देखी, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, पट्टी कहाँ से आ गई। जिस पे उनको नजर आ रहा होता है कि जिस शख्स की वो बात कर रहे हैं शहबाज गिल, उसको मारा पीटा नहीं किया। और असद उमर जिनका आपने जिक्र किया, वो भी तोते की तरह यही बातें दोहराते हैं, क्योंकि उन तमाम लोगों ने अपनी सियासी किस्मत को इमरान खान और उनकी मुतबादल दुनिया के साथ मुंसलिक कर दिया है। तो अगर आप हकायक की तलाश में हैं कि इमरान खान हकायक देखेंगे सुनेंगे, मुझे यकीन है कि उन्होंने ये वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि वो यकीन ही नहीं रखते हैं हकायक को जानने के लिए। उनका ख्याल है कि उनके पास जांच और परख का एक पैमाना है, और वो क्या है जो मैं सोचता हूँ। तो एक तो ये बात हो जाना चाहिए कि इमरान खान जो है वो मुतबादल यूनिवर्स में रहते हैं। दूसरा ये, अभी आपने परवेज़ इलाही का बयान चलाया और आपके शो में कल चला, और उसके बाद तमाम जगहों पर इसकी हेडलाइंस भी बनी। परवेज़ इलाही भी अपनी तरफ से एक नाकाम लेकिन बारीक वारदात करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखें किस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि फौज तो हमारी है, और ये शहबाज गिल जो है इसने क्या ये बयान दे दिया, मैंने उसको डांटा। इन्होंने क्या डांटना है? वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये उनका बेटा जो है उनके सामने उनके सबऑर्डिनेट्स की तरह बैठे होते हैं। 12 करोड़ आवाम का सूबा है और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है इमरान खान के सामने ऐसे बैठा होता है कि शर्म से सर झुक जाते हैं वोटर्स के। वो आपको बताने की ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान का ये बयानिया नहीं है, ये शहबाज गिल का बयानिया है। ये एक नाकाम किस्म की वारदात है, बात अब ढकी छुपी नहीं है। कल इमरान खान ने जो स्पीच की है, आप देखें बांग्लादेश की एग्जाम्पल, और अपने आप को
उस पार्टी के साथ मुंसलिक करना जो हमारी तारीख की किताबों में कम से कम जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मेरा उसके ऊपर असेसमेंट मुख्तलिफ है, उसमें हमारे अपनी कारस्तानियाँ भी बहुत थी, वो हमारे साथ ही थे, लेकिन अपने आप को, अपनी जमात को एक ऐसी पार्टी के साथ लगाना जो पाकिस्तान को तोड़ने में मुलव्वस थी और फिर उस वक्त की फौज को इस फौज के साथ मिलाना, मेरे ख्याल में इमरान खान ने कुछ नहीं सीखा शहबाज गिल के बयान से। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाजे हो गया, वैसे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो खुद ही खिताब करते हैं 4 बंदों को बुला के। वाजे हो गया है कि इमरान खान जो है वो शहबाज गिल के बयानिए की हतमी तौर पर इंडोर्समेंट करते हैं और शहबाज गिल का बयानिया जो है वो इमरान खान के बयानी की एम्पलीफिकेशन है, यानी उसको बढ़ा के बयान किया गया। अच्छा तलत साहब, वो जो उनका बयान है कि जनाब साजिश हो रही है मेरे खिलाफ और टेक्निकल ग्राउंड्स पे मुझे नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मुझे एक ही सफ में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। फॉरेन फंडिंग का मामला ले लें, 8 साल से मामला चल रहा है और कोई हरीफ नहीं, इनकी अपनी पार्टी के बानी रहनुमा ये मामला इलेक्शन कमीशन में लेके गए, बिल आखिर उसका फैसला आ गया। तोशा खाना का मामला ले लें, अब वो हुआ ना, तो ये तमाम साजिश किसके सर डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये इनका अपना किया धरा है जिसका नतीजा मुमकिन तौर पर ये भुगत सकते हैं। तो फिर साजिश कौन कर रहा है इनके ख्याल में इनके खिलाफ? अताला साहब इसको भी जस्टिफिकेशन भी डाल दें, क्योंकि वो जस्टिफाई भी करते रहते हैं, भाई उन्होंने भी किया तो मैंने भी किया, मतलब कंपैरिजन जरूर बीच में ले आते हैं कि आई एम नॉट द ओनली वन। देखें, एक तो अब्दुल्ला आपने पहले जो बात की, हकायक 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 हकायक, आपने 8 साल का जिक्र किया, हकीकत उनके अपने कोर मेंबर ने इस केस को खोला, हकीकत फॉरेन फंडिंग आई, हकीकत कल वो डिनाई कर रहे थे मुकम्मल तौर पे कि जी वो जो पाकिस्तानी देते हैं वो फॉरेन फंडिंग। भाई 351 कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, प्रोहिबिटेड है फॉरेन फंडिंग। दर्जनों के करीब जो है फॉरेन नेशनल्स हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, वो एक्सपैट्स नहीं हैं। लेकिन ये हकायक हकायक हकायक, यूर डीलिंग इन फैक्ट्स। हम और आप, हुमा, अब्दुल्ला, पाकिस्तान के सैकड़ों सहाफ़ी, तज्जिया निगार, सोचने वाले लोग जो हैं वो हकायक से डील करते हैं। इमरान खान का हकायक से लेना देना कुछ नहीं है। वो कहा जाता है कि आप 2 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक जो नहर के इस किनारे खड़े होकर आपको पत्थर मार रहा हो और दूसरा जो मुंह पर झूठ बोल रहा हो। तो इमरान खान का हकायक से कोई लेना देना है नहीं, लिहाजा उनका तमाम का तमाम बयानिया जो है इट इज ग्राउंडेड इन फिक्शन। अब उस फिक्शन को वो अपने सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रेस टॉक्स के जरिए और जज्बात से पुर अपील के जरिए प्रोजेक्ट करते हैं। जिन मवाजना का आपने जिक्र किया हुआ, मवाजना बिल्कुल आप करना चाहिए, वो बयानात भी उठाने चाहिए, लेकिन सयाको सबाक के अंदर रख के। इमरान खान के ऊपर और इमरान खान की जमात के ऊपर इस वक्त जो संगीन तरीन इल्ज़ाम है और जो अब हकायक पर मबनी नजर आता है वो ये कि इन्होंने एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है फौज के अंदर म्यूटिनी करवाने की। कल भी वो उसी फौज का जिक्र कर रहे थे और कल भी वो क्या कह रहे थे बीच बीच में कि तोशा खाना के तो सबको आते हैं तोहफे, वो तो आर्मी चीफ को भी आते हैं, नहीं वो कहते हैं आर्मी चीफ को भी आते हैं, तो बिल्कुल उसका एहतसाब करना चाहिए। तो इमरान खान जो है बुनियादी तौर पर उस कैंपेन से बिल्कुल हटके हैं जो माजी में किसी एक जलसे में एक बयान दे दिया, किसी ने असेंबली में बयान दे दिया। ये बयानात नहीं है, ये कैंपेन है, ये वर्ल्ड व्यू है, ये एक खास किस्म का बयानिया डेवलप करके लोगों के जहनों में घुसाया जा रहा है रैंक एंड फाइल के अंदर। तो मेरे ख्याल में म्यूटनी और सेडिशन को इंसाइट करना, इदारों को तोड़ना, और कौन सा इदारा छोड़ा है आपने? आपका सहाफी, मेरा सहाफी, आपका पुलिस वाला, मेरा पुलिस वाला, आपका ब्यूरोक्रेट, मेरा ब्यूरोक्रेट, आपका जज, मेरा जज, आपका बिजनेसमैन, मेरा बिजनेसमैन। द मैन हैज कंप्लीटली डिवाइडेड दिस कंट्री एंड द इंस्टीट्यूशन। ये फर्क है बुनियादी तौर पर। अच्छा, हाउ डू यू नाउ सी दिस होल सिचुएशन अनफोल्डिंग? क्योंकि राना सनाउल्लाह का कहना है क्लियर रेड लाइन जो है वो क्रॉस हुई है, जो कि यकीनन हुई भी है, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसके बयान, शहबाज गिल के बयान का दिफा खुद जो होगा वो पीटीआई के लिए पीटीआई को मजीद कमज़ोर करेगा। तो आगे आप क्या देखते हैं कि क्या मजीद हो सकता है इस केस में? हमारे इस्लामाबाद में जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो इंक्रीजिंगली मवाजना अब कर रहे हैं, क्योंकि मवाजने का ही हम तजिया करते हैं। मवाजना कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और फौज कह लें, इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के उस मूड का जो बलूचिस्तान के शोधा के सानहे से पहले था और उस मूड का जो अब प्रिवेल कर रहा है। जो टर्निंग पॉइंट है, जो शहादत का इशू है, वो फौज के अंदर बहुत एक नाजुक स्ट्रेटेजिक इशू है। शरा के अंदर भी है, इस्लाम के अंदर भी है, आम जिंदगी में भी है, लेकिन फौज का तमाम कुर्बानी का जो का मैट्रिक्स है
वो शहादत के गिर्द घूमता है। अब उन शोहदा के जज्बे को लेकर, उनकी कुर्बानी को लेकर जो ट्रोलिंग की गई, मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट है। ये इस्लामाबाद से हम सुन रहे हैं। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि बतौर तज्जिया निगार मैं अभी भी थोड़े से स्केप्टिसिज्म का शिकार हूं, क्योंकि हकायक बड़े वाज़ेह हैं। शहबाज गिल का जो बयान है, सबको पता है उसने क्या कहा। अब ढपी छुपी बात तो नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। सवाल जवाब भी आपके सामने है। इमरान खान ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। लॉ क्या कहता है वो भी आपके सामने है। लेकिन बहुत मरतबा पहले ऐसे हो चुका कि कहा जाता है कि रेड लाइन क्रॉस की, फिर रेड लाइन क्रॉस हुई, क्रॉस होके उसके ऊपर मजीद क्रॉस लगे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन फिलहाल जो इस्लामाबाद के अंदर जो हवा चल रही है वो यही है कि इस मरतबा ये काफ़ी मुख्तलिफ है उन रिएक्शन से जो पहली मरतबा आया। तो यू मे सी शहबाज गिल बीइंग ट्राइड, और बाज़ तो लोग बात कर रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कल मेरे शो में कहा था कि ऐसा नहीं, वो रिकमेंड नहीं करेंगे। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे केसेस के अंदर हो सकती है। तो अलॉट कैन हैपन। अच्छा तो साहब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन अब लाहौर में जलसा भी करने वाले हैं और कल इन्होंने एक बात भी की कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मैं चाहूँ तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर सकता हूँ या बंद कर दूंगा अगर मौका आए। तो आपको लगता है कि अब वो जो स्टीम बनी थी अप्रैल के बाद और इनके साजिशी ख़त के बाद, वो उसी तरह बरकरार है या अब उसमें वो फ्रिजल आउट हो रहा है मामला भी और वो झाग की तरह बैठ रहा है सब कुछ? और अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया को भी देख लें तो अभी तक ट्रेंडिंग टॉपिक यही है, शहबाज गिल को रिहा करो। तो मतलब पॉपुलर सपोर्ट है इनके साथ या फिर अब कम हो रही है? आई डोंट नो हुमा, हमें मेरे ख्याल में ज़रा एहतियात करनी चाहिए। आपको पता है कि ट्रेंडिंग कैसे होती है। तो काशिफ अब्बासी और मैं भी कल ट्रेंड कर रहे थे। इससे क्या मुराद है कि मैं आपको थ्रेटन करूँ कि जी अगर आपने मुझे 4 घंटे जियो पर नहीं दिए तो मैं जियो का घेराव कर लूंगा, मैं बंदे ले आऊंगा। ट्रेंडिंग की पॉपुलैरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने दर्जनों बंदे बिठाने हैं, उनको पैसे देने हैं और ट्रेंडिंग हो जानी है। ट्रेंडिंग कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा हुआ आपने वैसे दूसरी ट्रेंडिंग का नाम लिया, वो ज्यादा खतरनाक है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ये ट्रेंड चलवा रहे हैं। दैट डजंट मीन कि वो ट्रेंड जो है बड़ा पॉपुलर है। तो ट्रेंडिंग और सोशल मीडिया, जैसा मैंने बताया, इमरान खान की मुतबादिल आल्टरनेट यूनिवर्स का हिस्सा है। वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं जब अपने ही चलाए हुए ट्रेंड से खुद इंडोर्समेंट लेते हैं और कहते हैं वाह मैं कितना अच्छा हूँ। आपने जलसे की बात की, देखें इमरान खान का स्ट्रीट के ऊपर कोई आपको मोमेंटम नजर नहीं आया। इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो सारे के सारे उनके अपने बंदे थे। नून लीग ने टिकटें देने में गलती की और महंगाई की वजह से उनको सियासी तौर पर फेंटा लगा, लेकिन आपको कहीं पर स्ट्रीट एजिटेट होती हुई नजर नहीं आई। इस मरतबा इमरान खान जो है वो तोशाखाना का शिकार है। इमरान खान इस संगीन इल्ज़ाम का शिकार है कि वो इदारों के खिलाफ इंसाइटमेंट करवा रहे हैं। इमरान खान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कलेक्टिव जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया उसकी तफसीलात का शिकार है। तो जलसा तो वो करेंगे, यही बातें जो उन्होंने कल की वो दोहराएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ही हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग। एंड रिमेंबर, पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है। पंजाब के अंदर एहतजाज करते, अब कैसे करेंगे? शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की हुकूमत होती, जरूर एहतजाज करते। तो अगर इन्होंने कुछ बहुत बड़ा मार्का मारना होता तो आज शहबाज गिल को पहाड़ी से उतर के छुड़वा चुके होते, जो 2014 में कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आई थिंक बढ़ के मारेंगे। और बहुत अच्छा, एक बात बताइए तलत साहब, मुझे कल से समझ नहीं आ रही बात कि शहबाज गिल का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। इट वेंट ऑन एयर ऑन अ टीवी चैनल और बड़ा तवील वो चलता रहा, किसी ने उसे रोका टोका नहीं। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज के खिलाफ लड़ाने की साजिश हो रही है। तो एक तरफ ये हकीकत है, बयान है, तो किसको कह रहे हैं कि कौन पाकिस्तान की बड़ी जमात को फौज के खिलाफ लड़ा रहा है? क्योंकि बयानात और ट्रेंड तो ये खुद चला रहे हैं। कल अगर आपने इनका बयान सुना हो तो उसके अंदर मुसलसल वो 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो साजिश कर रहे हैं और ये जो साजिश हो रही है। तो एक तो जोर हुआ ये पे, दूसरा हुआ जो भी साजिश कर रहा है और जो भी साजिश हो रही है, तो दूसरा एम्फसिस हुआ जो पे। तो अब न्यूट्रल, गद्दार, अमेरिकी एजेंट, जानवर, मीर जाफर को रिड्यूस करके उन्होंने ये और जो कह दिया। बाकी आप खुद ही समझ लें। ठीक है, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, काफ़ी कुछ हो गया, अब समझें थोड़ा सा, टेक इट ऑल इन, और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
अच्छा, बाय द वे, अब आप ब्रेक तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमने आपको, बड़ा दुख है मुझे, 100 वजूहात उसकी दी जा रही हैं कि जनाब ये चेंज होनी थी, नहीं होनी थी, लेकिन एक होती है टाइमिंग, एक होते हैं ऑप्टिक्स। 13 अगस्त को पीटीआई का जलसा होना है लाहौर में हॉकी स्टेडियम में, और पहले ही है हॉकी का कितना ज़बरदस्त हाल है हमारे यहाँ, और उसके बाद ये मनाजिर दिल पे पत्थर रखिए। मैंने तो लिटरली दिल पे पत्थर रख के देखे हैं। छोड़ दे ब्रेक, अब इस बात पे अगर हम आ ही गए हैं तो आपको जो हम दिखा रहे हैं ना मनाजिर, वो ये है कि स्टेडियम, ये हॉकी स्टेडियम लाहौर है बाय द वे, और पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगा के इस पे एक टर्फ बिछाई थी, आर्टिफिशियल टर्फ जो होती है वो पूरी बनाई थी जिस पे हॉकी खेली जाती है, उसको उखाड़ा जा रहा है क्योंकि जलसा होना है, क्योंकि ऑब्वियसली जलसा होना है। अब ये टर्फ जो होती है बड़ी नाजुक सी चीज़ होती है, इन द सेंस कि जब वो बिछ जाती है तो बिछ जाती है, अब उसको बार बार उठाएंगे लगाएंगे तो उसका सोच ही लें क्या हाल होगा। बट मोर देन दैट, what importance do you give to your sports and national game and your national game के आपने पूरा स्टेडियम ही हवाले कर दिया, भी आओ जी इधर आके अपना रौला डालो। अच्छा, वजीर खेल पंजाब जो है वो कहते हैं तैमूर मसूद साहब के लाहौर से तब्दील करके भाई ये सरगोदा हॉकी स्टेडियम में बिछाई जाएगी, और गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ये फैसला कर लिया था, और जल्द हम नई टर्फ का जो है ना वो टेंडर दे देंगे, बिकॉज वी हैव सो मच फंड्स लेफ्ट के लिहाजा हम इसको उधर फेंक देंगे, हम यहाँ नहीं ले आएंगे, लेकिन जलसा पूरा होना चाहिए। मतलब अपनी प्रायोरिटीज सही करें प्लीज, पता है कोई और जगह दें। हमारी पूरा लाहौर आपका अपना की जो हालत हुई है, अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देख लिया, मतलब लाहौर शहर अभी ये टेंडर जारी करेंगे तो लाहौर में फिर टर्फ कहीं मौजूद नहीं होगी स्टेडियम में, मतलब लाहौर का हॉकी स्टेडियम बगैर टर्फ के मौजूद रहेगा, क्योंकि अभी इस जलसे के बाद कहीं टेंडर जारी होगा, फिर वो टर्फ आएगी, फिर वो टर्फ बिछाई जाएगी, फिर 100 उसके प्रोसीजर होंगे। डोंट होल्ड योर ब्रेथ फॉर इट, ये नहीं होने वाला। ये डिस्पेंसेबल चीज़ें होती हैं, ना हॉकी को इम्पोर्टेंस है ना हमारे इस नेशनल स्पोर्ट को है, और जिस मकसद के लिए ये यूज होगा स्टेडियम, दैट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक तो स्टेडियम में आप जलसा कर रहे हैं, इतना बड़ा मजमा कर रहे हैं, आपको पता है सियासी मजमा, और एक मैच में मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, मैच में बड़ा कंट्रोल क्राउड आ रहा होता है, कंट्रोल तरीके से बाहर लेके जा रहे होते हैं। ये जो जलसे होते हैं इसमें तो बहुत कुछ हो जाता है, सो एक कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट पॉइंट के साथ जो बड़े छोटे हैं, आई वंडर कि ये इतना बड़ा मजमा या इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ हॉकी स्टेडियम में करने का मशवरा किसका है, और ये जो टर्फ उखाड़ी जा रही है ना, इसकी 100 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन द टाइमिंग, द मौका इज़ सो बैड, एंड आजकल के ज़माने में ऑप्टिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो पहले ही हम इसको हॉकी का जनाजा कह दें कि जनाब अब ख़त्म हो गई है और अब ये टर्फ भी उखाड़ दो, क्योंकि अब हम जलसे करेंगे, अब हम सियासत ही करेंगे, हमारा खेलो वेलो से कोई ताल्लुक है। और सिंध में बल्दियाती निज़ाम अब तक सियासी कशीदगी की सबसे बड़ी वजह लिटरली बना हुआ है। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे के जामिन थे, इसलिए MQM शहबाज शरीफ से मुदाखलत की अपीलें कर रही है। पूरी नेशनल क़यादत पाकिस्तान की अवाम के सामने बैठ के उसने साइन किए हैं और हमसे वादे किए। हम फिर से दोहरा रहे हैं ये बात अपनी अवाम के सामने कि MQM क्या करे। MQM के पास यही ऑप्शंस हैं। हमने PTI को आजमाया, PTI ने कोई डिलीवरी नहीं की। जिस तरह से वादे हुए थे अमल नहीं किया गया, तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह, कल खालिद भाई ने भी ये बात की थी, फैसला करेगी। MQM की इम्पोर्टेंस इंशाल्लाह कम नहीं होगी। MQM की इम्पोर्टेंस आज भी ये 7 वोट 70 वोट की तरह है, माजी में भी रहे हैं और इंशाल्लाह 23 के इलेक्शन के बाद भी रहेंगे। अच्छा, सिर्फ MQM ही नहीं, जमात इस्लामी और PSP ने भी सिंध के बल्दियाती कवानीन के खिलाफ धरने दिए थे, और पीपल्स पार्टी ने इन जमातों से भी मुआहदे करके कवानीन में तरमीम की यकीन दहानी कराई थी नॉट टू लॉन्ग अगो। और साथ ही आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रवा साल फरवरी में सिंध के बल्दियाती कवानीन को आइन से मुतसादम करार देते हुए इनमें तब्दीली का हुक्म भी दे चुकी है, लेकिन सिंध हुकूमत अब भी टस से मस नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को कुछ कर लेना चाहिए था अब तक। पुराने बल्दियाती कवानीन के तहत ही सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन का पहला मरहला भी करा दिया है, और MQM की नाराज़गी इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी सपोर्ट पर ही वफाकी हुकूमत कायम हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। अब जी, कराची में आपको बताइए, कराची समेत 3 अजला हैं जिनमें 28 से कराची के मल्टीपल अजला हैं। खैर, कराची समेत बदीन में भी हैं 28 से बल्दियाती इंतखाब। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन से जानते हैं ज़रा कि चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब। MQM पाकिस्तान सर्टनली आपकी इत्तेहादी जमात है और बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है, लेकिन जिस मुआहदे की बुनियाद पर यह इत्तेहाद बना, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वो मुआहदा पूरा नहीं कर रही है,
शुकूक तो पहले ही थे लोगों को, मतलब अब गारंटी हो गई है कि भाई ये अननेचुरल अलायंस था, पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है और टूट चुका है, तो बल्दियाती कवानीन में कोई तब्दीली ना होना बताता है कि मतलब सब कुछ इज़ नॉट वर्किंग वेल। क्यों पीछे हट रहे हैं आप लोग वादे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी कमिटमेंट किसी भी पार्टी से की उसको पूरा किया है, और बल्दियाती कवानीन में जो जहाँ तक तरामीम की बात है उसमें भी हमने एमक्यू में कहा है कि जी हम उनके साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये नहीं कि बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी सेशन भी हुए हैं, कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ पे एग्रीमेंट्स हैं। तो जब ये पूरा दोनों पार्टियों की तरफ से फाइनल हो जाएगा ड्राफ्ट, उसके बाद वो कवानीन में तब्दीली भी आ जाएगी। आपके इत्तेहादी आप कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार हैं, मतलब कोई दुश्मन थोड़ी है। चले मूविंग ऑन, आपकी कमिटमेंट सिर्फ मुत्तहिदा से ही नहीं थी, जमात इस्लामी और पीएसपी के धरने ख़त्म कराने के लिए भी ऐसे ही वादे किए गए थे। और ये कोई इतनी पुरानी बातें नहीं है कि जी हम बहुत ही पीछे से लेके आए और आपको याद ना हो, ये तो अभी हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी नहीं माने जा रहे, तो इस बुनियाद पर ये जमातें बॉयकॉट कर दें या अदालतों में भी चली जाएं और इलेक्शन रुकवा दें, तो ये आपके लिए काबिल कबूल होगा क्या अगर ऐसा हो गया? देखिए जी, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। पहले भी इलेक्शन पोस्टपोन हो, हम समझते हैं हमें इसको नुकसान हुआ, क्योंकि बगदाद में अगर आप देखें कि सेकंड फेज में भी, फर्स्ट फेज में पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी ली, सेकंड फेज में भी सबसे ज़्यादा जो है जो अनअपोज कैंडिडेट्स आए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए, चाहे वो कराची में हो या चाहे सिंध के दीगर अजला में हो। जहाँ तक कमिटमेंट्स की बात है, हमने बिल्कुल ये कहा है कि हर पार्टी, चाहे वो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट में नहीं है, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। हम चाहते हैं सब साथ मिलकर बैठ के जिस कवानीन की जो बेहतरी के लिए कवानीन होंगे वो हम करेंगे, उसमें हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन अगर जमात इस्लामी और पीएसपी को सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ एलिगेशन लगाने हैं, वो अलग बात है। एमक्यूएम के साथ हम बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, एमक्यूएम के साथ कोई इस तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं है, जो जायज़ बातें वो सारी मानी भी जा रही है। जहाँ तक जमात इस्लामी और पीएसपी की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एलिगेशंस लगा रहे हैं, और ये खुद जो अभी से कराची में बिगाड़ जो भी अभी तक मौजूद है, उसकी मेन जिम्मेदारी जो मुस्तफा कमाल पे और जो है जमात इस्लामी के कुछ लोगों पर भी इसमें जिम्मेदारी है। तो ये तो सब कुछ एलिगेशन नहीं है वैसे, अब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, सबके सामने हुए हैं मामलात। अब बताइए, एमक्यूएम ने तो पहले ही कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो वफाक में वज़ीर आज़म है वो ज़ामिन है इस मुआहदे के। अब नहीं आप लोगों के मामलात सेटल होते तो फिर वफाक में वो रब्ता करेंगे वज़ीर आज़म से, वफाक से प्रेशर आएगा, फिर आप लोग इस प्रेशर को वेलकम करेंगे या इसे मुज़ाहिमत समझेंगे, क्या होगा? देखिए जी, वफाक सिंध पे प्रेशर कोई नहीं कर सकती, ना ही हमने कोई इस तरह की कोई पॉलिटिक्स की है कि कोई हमें प्रेशराइज करे। हाँ, हम जो कमिटमेंट है, जो हमारी इत्तेहाद है एमक्यूएम के साथ, उसके तहत हम जो है उनकी बातें जो है जायज़ जो हमने कमिटमेंट की वो मानेंगे। उसके लिए नौबत ही नहीं आएगी कि कोई हमें प्रेशर करे। लेकिन प्रेशर वाली बात जो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। कोई भी पार्टी किसी पे, ना कोई पार्टी किसी पे प्रेशर कर सकती है, ना कोई गवर्नमेंट किसी को प्रेशर कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि वफाकी हुकूमत प्रेशर करके हमसे कोई बात मना सके। हाँ, मोहब्बत में, प्यार में हर चीज़ हर एक की मानी जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऐसे हमारे कोलिशन पार्टनर हैं और एमक्यूएम भी हमारी कोलिशन पार्टनर है वफाक में। तो हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ अच्छे तरीके से हम काम करना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि जी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, जो भी जायज़ बातें हों वो पूरी की जाए। लेकिन अगर वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि जी मतलब अगर जो मानने वाली होंगी, डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट चाहती थी, हम चाहते हैं कराची तरक्की करे, और अगर ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी तो कराची मज़ीद तरक्की करेगा। लेकिन इस वक्त भी कराची की तरक्की के लिए सिंध गवर्नमेंट दिन रात एक करके सारे प्रोजेक्ट्स को पूरे कर रही है, क्योंकि कराची की बेहतरी के लिए इम्पोर्टेंट है। कराची के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर किया जा रहा है। इस वक्त आफ्टर द रेन्स सिचुएशन जो भी ख़राब थी, लेकिन उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने अर्जेंटली ये फंड भी रिलीज़ कर दिए, काम भी शुरू हो रहा है। अभी भी बारिश का स्पेल चल रहा है, जैसे ही बारिश का स्पेल ख़त्म होगा फौरी तौर पर आपको कराची की सड़कों पर बेहतरी नजर आएगी। बसेस में बहुत ज़्यादा बेहतरी सब लोगों को नज़र आ रही है, और मज़ीद बसेस भी इंशाल्लाह हम लेकर आ रहे हैं। इस तरह जो वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हब डैम का हो, 65 MGD का हो,
वाटर बोर्ड को स्ट्रेंथन करने का, वो सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया शकील मेमन साहब। कराची की सड़कों में भी नजर आएगी टू द नेक्स्ट ट्रेन। हाँ, वो मैं कह रही हूँ, ये चीज़ें गिनवाना ना और उसमें अब क्रेडिट भी सीख करना, ये कुछ मैच नहीं करता, बिकॉज ये बहुत ही देर से काम हो रहा है, बड़ा बेसिक काम हो रहा है, ये बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। अब तो ऑलमोस्ट ये लगता है कि चूंकि हमारे पास 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी कुछ करवा लो। ऑल्सो ऑफ कोर्स बारिशों ने तो बिल्कुल रही सही कसर जो थी वो निकाल दी है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल की बारिश के बाद के मनाजिर हैं। सो पहले ही जो सड़कें चांद की सतह का मंजर पेश कर रही हैं, उन पर मजीद बारिश का ये स्पेल जो चल रहा है, सितम ढा रहा है, वही मनाजिर हमने गली मोहल्लों में देखे। मतलब एक तो मजाक ही है, बाज हमारे मेरे मोहल्ले में तो एक सड़क है जिसको बंद ही कर देते हैं ना, वो बैरिकेड्स लगा के, वो हम ठीक नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं कर सकते, मूड ही नहीं है, तो वो हम सड़क ही बंद कर देंगे, वहां से आप जा ही नहीं सकते। तो ये एक होता है कि वॉर, यू नो, इन टाइम्स ऑफ वॉर कोई चीज की जाए, और डेफिनेटली हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो वॉर सा ही समा होता है, लेकिन पीस टाइम्स में भी कुछ कर दिया, या फिर बारिश भी चले, थ्रू आउट द ईयर कुछ किया करें। आपने पता है जितनी सड़कें उधड़ी हैं या जितनी सड़कों का गलियों का बेड़ा गर्क हुआ है और उनके वो उखड़ के बाहर आ गई हैं, इनमें से बहुत सी नई बनी थी, नई कारपेटिंग हुई थी। मतलब क्या, कौन है वो ठेकेदार या कौन सा मटेरियल है जो इस्तेमाल हो रहा है इन सड़कों पे, या पानी का निकास नहीं है, शायद पानी खड़ा रहता है। मतलब मोटर पे भी तो सालों से है। उस ठेकेदार को जरा लेके आए सामने। बताना आपको ये है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा से मुताल्लिक नाजेबा और तौहीन आमेज ट्वीट्स की साजिश के खिलाफ JIT ने काम शुरू कर दिया है और तहकीकात में बड़ी तेजी से पेशरफ्त भी हो रही है और मुनज़्ज़म साजिश के ताने बाने भी अब सामने आना शुरू हो गए हैं। एतराफ़ी वीडियोस का आपको पता ही है, सिलसिला जारी है और सामने आती ही रहती हैं, जिसमें पहले एक लड़के ने तहरीक इंसाफ के नाम पर ट्वीट्स करने की जिम्मेदारी कबूल की। तहरीक इंसाफ तो इसको 17 साल का बच्चा करार देकर लाताल्लुक़ी जाहिर कर रही है, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं वो लड़का PTI की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा था और इसके अलावा शुहदा मुखालिफ ट्वीट करने वाले एक और शख्स परवेज़ गुलाम रसूल को गलती का एहसास हो गया है और एक और एतराफ़ी बयान भी सामने आया है। सो वो सिलसिला भी जारी है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी नीड टू नो मोर अबाउट इट। एजाज सैयद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एजाज, हम सारों ने देखा शोधा से मुतालिक जो सोशल मीडिया पर कहा गया, उस पर FIA पहले से ही कार्रवाई जो है वो कर रही है, तो इसके बावजूद इस JIT की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? एक बता दें, क्या हुकाम को बाकायदा साजिश का शुबा है इसलिए JIT बिठाई गई है? पहली बात यह है कि FIA बिल्कुल इस पर इंक्वायरी कर रही थी, तहकीकात कर रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम पैदा हो रही थी। प्रॉब्लम पैदा ये हो रही थी कि FIA के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं वो नहीं थी, इसीलिए ISI के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सतह के अफसर को इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि सिविलियन प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके एक अफसर को शामिल किया गया। ये जो इंक्वायरी है इसको मरबूत बनाया गया है और इसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि जो अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाए हैं, शोहदाए लसबेला के ख़िलाफ़ ट्रेंडिंग की है, उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए हैं, उनको रीट्वीट किया है, वो ट्रेंड्स बनाने वाले कौन लोग हैं और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। फिर ये देखा गया है कि क्या इनको एक मरबूत अंदाज में किसी की जानिब से कोई हदायत आई थी जिस पर ये अमल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी तो नहीं है जो मुख्तलिफ इदारों से हैं और वो इसमें मुलव्वस हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, छोड़ के जा चुके हैं, वो मुलव्वस हैं। तो पूरी एक इंटेलिजेंस मालूमात बैकग्राउंड के लिए लेने के लिए इसमें इंटेलिजेंस के लोगों को शामिल किया गया है ताकि एक मरबूत मालूमात हासिल की जाए और उसको आगे ले जाया जाए, ताकि असल जो ज़िम्मेदार हैं वो उनका पता लगाया जाए कि किस किस ने हिदायत दी और किस तरीके से ये मरबूत अंदाज में ये मामला, ये प्रोपेगेंडा जो है वो आगे बढ़ा। अच्छा एजाज़, ये बताइएगा कि अब तक इस तहकीकाती टीम ने कार्रवाई की क्या है और क्या अभी ये फाइंडिंग्स वगैरह ही जमा कर रहे हैं या फिर एक्शन भी साथ साथ ही हो रहा है? जी, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, गो कि वो गिरफ्तारी पाकिस्तान पीनल कोड के दफ़ात की रोशनी में आई है, लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि जो चंद लोगों से पूछगिछ की गई है FIA की इंक्वायरी टीम की तरफ से, उनमें बाज़ लोगों ने भी शहबाज गिल की तरफ पॉइंट आउट किया है, उंगलियां उठाई हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के बाज़ एहलकार हैं उनके ऊपर उंगलियां पॉइंट आउट की हैं। तो इसमें इस सारे मामले में शहबाज गिल को भी पूछगिछ की जाएगी और इस हवाले से आपने कहा कि फाइंडिंग्स
बिल्कुल फाइंडिंग बनाई जाएगी और फाइंडिंग्स की बुनियाद के ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और उस मुकदमे में मुझे जहाँ तक मालूमात मिल रही हैं कि बाज़ लोग आएंगे और बाज़ बड़े नाम भी आ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम पर ये ट्वीट्स हुई हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने आके इस टीम के सामने माफ़ी मांगी है और बाज़ ऐसे हैं जो कि वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए भी तैयार है। एजाज़ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स जैसे इसकी फाइंडिंग्स आएंगी और अगर पता चल गया कि वाकई कोई मुहिम था तो नेचुरली सजाएं भी होंगी और एक एक्शन भी लिया जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में एक और बात की, जिस सूबे में वो 10 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब तालिबान का असर और रसूख बढ़ गया और तालिबान तो हमारे MPs को टारगेट कर सकते हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। सो आई वंडर कि वो ये भूल गए ये कहते हुए कि 10 साल से बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो तो तालिबान से बात करने के लिए आपको पता है तैयार रहते हैं। ऑपोजिशन के अलावा वो तालिबान से बात करने के लिए तैयार रहते हैं, तो करें भाई बात, अब कर ही रहे हैं वैसे आई एम श्योर। सो खैबर पख्तूनख्वा में शद्दत पसंदों ने फिर कदम जमाने शुरू कर दिए हैं, जिससे लिटरली अक्रॉस द कंट्री पाकिस्तान में बसने वालों रहने वालों में एक अजीब तशवीश की लहर पैदा हो गई है, क्योंकि इन इलाकों ने बहुत खून खराबा देखा है। आपको पता है दीज वर नो गो एरियाज, मतलब हमारा टूरिज्म हमारा सब कुछ ठप हो गया था। कितने सालों बाद तो लोगों ने दोबारा यहाँ जाना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आपको बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता वसूली का सिलसिला जो है वो भी चल पड़ा है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी शुरू हो गए हैं। कलअदम TTP की सूबे में खुलेआम सरगर्मियों पर तहरीक इंसाफ में परेशानी की लहर जो है वो दौड़ गई है। इतलात मिल रही हैं भत्ता खोरों से वज़ीर आला महमूद खान और उनकी काबीना भी महफूज नहीं। कलअदम TTP का दोबारा मुतहर्रिक होना इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि आपको याद होगा कि 9/11 के बाद पूरा मुल्क खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो। और वहाँ के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो हैं जाने भी दी हैं और साथ आपको बताएं कि आखिरकार बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ था और अब लग रहा है कि अब ज़रा खतरा हाल तशवीशनाक हो गई है। सूबे में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की इत्तलात भी आ रही हैं कि हमें किसको रहमो करम पर हमें किसके रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है। PTI के चेयरमैन इमरान खान को इसमें भी साजिश नजर आ रही है। जो हम देख रहे हैं TTP की एक्टिविटीज़ पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं मेरे कई तहरीक इंसाफ के वज़ीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब TTP की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब TTP एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आज़ाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। दुनिया में सारी दुनिया कायनात जो है ना वो आपकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए कंस्पिरेसी नहीं कर रही है। मतलब क्या हो रहा है? You cannot say what is this world that you are living in seriously and who are your advisors जो कि आपको ये बता रहे हैं? TTP इसलिए इन लोगों से भत्ता और ये पैसों की डिमांड कर रही है बिकॉज TTP फाइनेंशियली कमज़ोर है और सर्टनली इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमें चलाने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए सिर्फ आपकी पार्टी के MPs नहीं, बहुत सारे नोटेबल बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से भी इस तरह भत्ता वसूल किया जा रहा है। सो यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक सर। रियलिटी चेक क्या, उनसे मुज़ाकरात भी चल रहे थे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान चैप्टर ऑफ द होल TTP, तो लिहाजा उसको भी दोबारा से चेक करें कि इज़ इट वर्थ इट, कि ये मतलब कोई समझने वाले हैं, इस टाइप के लोग हैं कि नहीं है। खान साहब की साजिशी थ्योरी जो है वो अपनी जगह, लेकिन उनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मावन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कलअदम TTP के बारे में कुछ और ही बाय द वे कहना है, तो वो हम आपको ज़रूर सुनाना चाहते हैं। TTP के जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत चल रही है वो उनकी संजीदगी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उन्होंने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, एक एतमाद साजी के तौर पर ये कमिट किया है कि जब भी वो कोई कार्रवाई करेंगे तो उसको वो बाकायदा ओन करेंगे, और अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन वो उनसे मंसूब की जाएगी तो वो उसको डिसओन करेंगे। और अब तक मेरे साथ भी रब्ता है, उन्होंने 2 बार 2 कार्रवाइयों को बराह रास्त मुझसे रब्ता करके उसको डिसोन किया है। इसमें एक कार्रवाई जिस तरह मैंने मलक लियाकत की मिसाल दी जो कल हुई है और जिसको उन्होंने आज डिसोन किया है, और कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ था
जिसमें मोमंद एजेंसी में 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया था और बाद में इल्जाम टीटीपी पर था, उन्होंने उसको भी डिसोन किया है बाकायदा आपने एक प्रेस रिलीज के जरिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मुफ्ती नूर वली और उस सेक्शन का ताल्लुक है जिसको वो हेड कर रहे हैं, जो मेन तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो तो हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे चल रहे हैं और अभी तक हमें कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तरफ से कोई ऐसा शिकायत नहीं आई। मतलब जो हम करेंगे उसको ऑन करेंगे, जो हम नहीं करेंगे उसको डिसऑन करेंगे, तो हम कर ही क्यों रहे हैं? पहले तो इस बात पे होना चाहिए ना कि व्हाई Are you allowing an organization like this to operate as a state within a state? मतलब ये पता है क्या, इन सारे मराहिल और इन सारी गुफ्तगू के सिलसिलों से हम गुजर चुके हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है खान साहब जो ये सब कुछ हो रहा है। ये भूल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कायम है और अमन और अमान का क़याम जो है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये वैसे तो हमें यहाँ बैठ के याद नहीं दिलाना चाहिए, तो मतलब बड़ी ऑब्वियस ही बात होनी चाहिए और इसलिए इस मामले पर सियासत चमकाने के बजाय इस बात पर सोचा जाए कि जिनको बोतल में कैसे बंद करना है। मतलब इसमें साजिशी थ्योरी अगर निकालेंगे तो फिर तो मतलब जो कुछ भी जिंदगी में इनके साथ हुआ है या हो रहा है, सलामती का मामला है, ये कोई पॉलिटिक्स करने का मामला नहीं है। जो कुछ भी जिंदगी में हुआ या हो रहा है उसको उसके पीछे साजिश नजर आ जाती है। मतलब क्या हो रहा है, दुनिया सारी ऐसा लगता है पूरी दुनिया एक ही इंसान और एक ही जमात के खिलाफ साजिश करने पे तुली हुई है। हमने ये खबर कल भी की थी तो हमने यही कहा था कि खान साहब को चाहिए कि वो पेशावर जाएं, वहां जाकर बैठें और इसका कोई हल निकालें, स्टेक होल्डर से बात करें, कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस वक्त ये टाइम नहीं है कि वो बनी गाला से वीडियो लिंक के थ्रू खिताब दें। जाएं वहां बैठें और ये दिस इज अ प्रेसिंग इशू दैट यू शुड बी कंसंट्रेटेड। जिसको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसमें 4 सहाफ़ी जो हैं उनकी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उनको बुलाते हैं और फिर खिताब करते हैं उनको बिठा के। खैर सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब ज़रा इन मामलात पे उनकी ज़ाहिर है नॉलेज है, नज़र है, तो उनसे जानते हैं। कुछ अरसे से साफ़ी साहब इत्तलात तो मिल रही थी कि पख्तूनख्वा के कई इलाकों में शिद्दत पसंद ग्रुप्स अपने पैर जमा रहे हैं, फिर बत्ता वसूली का सिलसिला शुरू हुआ और अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा और हमले शुरू हो गए। तो हालात वाकई इतने संगीन हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर से बात करें तो वो कहते हैं जी अंडर कंट्रोल है, लेकिन एहतजाज भी हो रहे हैं अक्रॉस द प्रोविंस। देखिए मैं तो तकरीबन 17-18 साल से ये अर्ज़ करता रहा, लिखता रहा, बोलता रहा कि टीटीपी और टीटीए वो एक ही चीज़ है या कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट और उसके हमनवाओं ने ये गलत बयानियाँ आम किया था कि नहीं उन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जब अफ़गानिस्तान पे तालिबान काबिज़ हो गए तो ये पता चला कि भाई जो अफ़गान तालिबान जो कैदों जेलों से रिहा हो गए तो उसमें 4-5 हज़ार के तादाद में टीटीपी के लोग भी रिहा हो गए, जो उसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे लोग भी थे। फिर उससे पहले ज़्यादा जो टीटीपी को नुकसान पहुंचाया था तो वो ड्रोन ने पहुंचाया था और इस दौरान ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उसकी वजह से वो ड्रोन का ख़तरा भी इनके लिए कम से कम ख़त्म हो गया। फिर तीसरी बात ये हुई कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके स्लीपिंग सेल्स थे वो एक्टिव हो गए या उनको एक मोटिवेशन भी मिल गई तालिबान की फ़तह की सूरत में और वो अफ़गानिस्तान चले गए, उनके साथ मिल गए। और ज़ाहिर है कि उसके बाद उन्होंने टीटीपी की क़यादत ने तो ये वाज़ेह ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान के बाद अब हमारा हदफ वो पाकिस्तान में अपने दानिश के मुताबिक इस्लामी निज़ाम कायम करना है और उसके लिए उन्होंने पहला टारगेट खैबर पख्तूनख्वा को बनाया हुआ है और कबायली इलाक़ों को। तो दूसरी तरफ पहले वो गारों में, पहाड़ों में और इधर उधर होते थे और अब उनको काबुल में और बड़े बड़े शहरों में अफ़गान तालिबान की हुकूमती इमारतों की सहूलियात भी मैसर आ गई हैं। और फिर जब उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए तो उसके नतीजे में और पाकिस्तान में बड़े हाई प्रोफाइल लोग जाके उनसे मिलते रहें और फिर कभी कबायली जरगे तो उससे उनका मोराल मज़ीद हाई हो गया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ही अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है
तो उस दिन से लेके आज तक खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस और ट्राइबल बेल्ट में और मलाकन डिवीज़न में बिलअमूम वो TTP की सरगर्मियाँ और प्रेजेंस वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अच्छा साफ़ी साहब है तो सही, और साफ़ी साहब कलअदम TTP अगर इतनी ताकतवर हो गई है तो इसमें सूबाई हुकूमत की कहीं ना कहीं कोताही तो ज़रूर नज़र आ रही है। मुराद सईद जैसे रहनुमा आज परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो हुआ जवाब दे महमूद खान साहब ही होंगे। तो क्या उनका ध्यान जो है वो बर वक्त इस तरफ नहीं गया, या फिर आपको लगता है कि अहलियत का इशू है और वो हालात संभाल ही नहीं सकते? मैं एक तो इस बात पे हैरान हूँ कि यहाँ पे इमरान खान साहब हुक्मरान हैं और महमूद खान साहब हुक्मरान हैं और मुराद सईद साहब हुक्मरान हैं। तो इन लोगों के होते हुए क्या बाकी मुल्क में वो ये निज़ाम लाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो उस हुकूमत की नाकामी है और मुज़ाकरात अभी तक उनके साथ जो हो रहे हैं और उससे अगर TTP को कोई फ़ायदा पहुंचा है तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में हो रहे हैं और इधर से उन इश्यूज़ को और अपने इंतज़ामी कंट्रोल को संभालने की बजाय उनका हर दूसरे दिन तवज्जो इस बात पे होती है इमरान खान साहब के कि इस्लामाबाद में वो जो जलसे जुलूस करने जाते हैं तो उसके लिए बंदों को इकट्ठा करना और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और उनके लिए वो सूबाई हुकूमत भी उस चीज़ में लगी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ के आम आदमी का जीना हराम हो गया है और हुकूमती रेट वो एक बार फिर ना होने के बराबर रह गई है। अच्छा साहब, सूबे में सर्टनली तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्हें कुछ जोर लगाना है अल्टीमेटली, और इमरान खान साहब की तवज्जो तो आपको पता ही है कितनी है शायद खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे। अगर वो खुद जाके बैठें, खुद मॉनिटर करें, बिकॉज दिस इज़ सीरियस नाउ और सिक्योरिटी सूरत हाल में या हालात में संगीनी में कुछ फ़र्क पड़ सकता है अगर सब लोग मिल के तवज्जो दें, काम करें। इमरान खान साहब खौफ की वजह से अपने MPA पे होने वाले हमले और उसमें 2 पुलिस एहलकारों की शहादत की मजम्मत नहीं कर सके। वो पेशावर इसलिए तो जाके बैठ सकते हैं कि वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च वगैरह का वो कर लें या वहाँ के वसाइल को पंजाब और इस्लामाबाद में अपनी हुक्मरानी वापस लाने के लिए सर्फ कर दे। जिस तरह कबायली अजला के लिए मुख्तस किए गए रकम को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स पे ख़र्च किया, लेकिन ये काम कभी वो नहीं कर सकते TTP के खौफ से। अहमद वली ख़ान के बकौल अगर उनके वज़ीर आला और उनके वज़रा वो TTP को खौफ की वजह से चंदा दे रहे हैं तो इमरान खान साहब जाके उनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे? दूसरा, ये अभी सारा बयानिया वो बिल्कुल झूठ पे मबनी उन्होंने बनाया हुआ है। मसलन एयर कॉरिडोर की बात है। अब बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, और वी कैन ओनली एम्पथाइज विद द पीपल ऑफ KP, क्योंकि ये बड़ा रियल खौफ है। बिकॉज एक दफ़ा जब आप देख चुके हो ना कि क्या हुआ था और उसके बाद हॉरर्स ऑफ इट आपने विटनेस किया हो और उसके बाद दोबारा आपको पता है कि इट्स कमिंग एंड इट्स वेरी मच हियर, तो ये है मतलब आपको पता है ये 1.5-2 महीने पहले मालम जब्बा जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, और अभी तक वो कहानियां वहाँ के रहने वालों के जहनों पे ताज़ा हैं कि किस तरह से वो होटल मालम जब्बा में जो मौजूद है वो पूरा जनरेशन भाई बम रॉकेट मारा। बिल्कुल, मतलब इट हैज अफेक्टेड एन एंटायर जनरेशन हु ग्रू अप इन दैट टाइम। उनको वो चीजें भूल नहीं सकती, वो ऑलमोस्ट एक ट्रॉमा था। जन्नत है वो इलाका, जन्नत है वो इलाका, और आवर हार्ट ब्लीड्स टू सी के खुदा न खास्ता सूरत हाल उसी तरफ जा रही है जहाँ पहले इस इलाके में वहाँ पे बसने वालों ने देखी हुई है और अभी भी रोका जा सकता है, तो लिहाजा टेक सम एक्शन। अच्छा जी, क्रिकेट की बात करते हैं और बाबर आजम की बात करते हैं, क्योंकि उससे हमेशा दिल जो है ना वो खुश हो जाता है बाबर आजम की बात करके। जी, बाबर आजम की ICC T20 रैंकिंग जो है ना उसमें हुक्मरानी बरकरार, बिल्कुल वो टॉप पे है, और ICC की नई T20 प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम पहले, जबकि सूर्या कुमार यादव जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। और इस नई रैंकिंग में बाबर के बदस्तूर 818 रेटिंग पॉइंट्स रहे हैं, जबकि सूर्या के 11 रेटिंग पॉइंट्स कम होकर सूर्या कुमार यादव पूरा बोला, ओके, मिस्टर यादव के 11 पॉइंट्स कम होकर 805 हो गए। चलिए आप बता दें। और ICC की रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान का
तीसरा है नंबर और उनके हैं 794 पॉइंट्स और कौमी टीम के कप्तान वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। और टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं बाबर आजम। वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल हैं। नो सरप्राइज एट ऑल, ही इज द बेस्ट। माशाल्लाह, नजर न लगे कहीं किसी की। माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़कियां कैन डू एनीथिंग दे सेट देयर माइंड टू। मतलब ये तो अब हमें पता चल चुका है क्योंकि क्या क्या लड़कियां कर रही हैं। जैसे कि लाहौर से शुरू होने वाली ख़वातीन बाइकर्स जो हैं, लड़कियां बाइकर्स की रैली आज़ाद कश्मीर पहुँच कर ख़त्म हुई। कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। ख़वातीन बाइक रैली में 13 बाहिम्मत बाइकर्स जो हैं उन्होंने शरीक किया। लाहौर से कश्मीर पहुंचने वाली ख़वातीन बाइकर्स, मैं क्यों ख़वातीन कह रही हूँ, हालांकि लड़कियां हैं, दे आर यंग बाइकर्स भाई बाइकर्स। कश्मीर की दिलकश वादी में इन्होंने नज़ारों से भी महसूस हुई और साथ में राइडिंग भी की, वैसे सारी काफ़ी ज़्यादा हैं। और 8 दिन का गालिबन ये ट्रिप था और हमारे साथ इस वक्त इस रैली में ही शरीक 2 बाइकर्स मौजूद हैं, राफिया असलम और इबादत गुजार। राफिया एंड इबादत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बताएं ज़रा कहाँ से स्टार्ट हुए और ये हाउ डिड यू ऑल गेट टुगेदर। सबसे पहले तो ये बताएं, ये लाइक माइंडेड लोग, डू यू हैव अ ग्रुप ऑन फेसबुक या फिर कोई क्लब है आपका, बाइकर्स क्लब? राफिया आप बताएं। नहीं, एक्चुअली डिस्कवर पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली सेटेलाइट टीवी चैनल टूरिज्म का, तो वहाँ पे आई होस्ट अ शो डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम के नाम से। सो आई ट्रैवल ऑन बाइक ऑल ओवर द पाकिस्तान ऑलरेडी। तो वहाँ पे हम लोगों ने फाइनली, सर ने स्पेसिफिकली डिसाइड किया टू प्रूव दैट कि गर्ल्स कुड डू एनीथिंग एंड पाकिस्तान इज सेफ फॉर द गर्ल्स एज वेल। और ये इस तरह से हुआ कि वी मेड एन एड जहाँ पे वी वेलकम्ड एवरी गर्ल टू जॉइन, और हमारे पास कोई 70 के करीब एंट्रीज आई थी, जिनमें से हमने 12 जो बाइकर्स थे अपने साथ लिए, एंड देन वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कश्मीर एंड देन वी केम बैक। तो इबादत, ये बाइक्स इन लड़कियों की 70, मतलब अगर लड़कियां आई थी एंट्री तो सबके पास बाइक्स थी, इसका कोई प्री रिक्विजिट था? किस तरह से आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस था? आपने इतनी में से 12 कैसे पिक की? हाँ, और कैसे आपका, कहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ, लाहौर से या इस्लामाबाद से? जी, एक्चुअली आई गॉट अ कॉल, मुझे इनकी कॉल आई और मैं इससे पहले ट्रैवल किया था काफ़ी, लेकिन आई गॉट रियली एक्साइटेड कि आई गॉट ट्रैवल विद 13 और 14 गर्ल्स ऑन बाइक। और ये हमारा स्टार्ट हुआ था कश्मीर में कोहाला से। इट्स अ कोहाला ब्रिज इज़ कनेक्टिंग फ्रॉम पंजाब टू कश्मीर, और हमारा ये ट्रिप जो है स्टार्ट हुआ था फ्रॉम कोहाला एंड वी वेंट ऑल द वे फ्रॉम कोहाला 8 डेज़ में। कोहाला और फिर कुटन के बाद केरन के बाद वी वेंट टू नीलम वैली, अपर नीलम, और इसके बीच में कुछ डेस्टिनेशंस थी लाइक रत्ती गली, पीर चनासी, वो सब हमने एक्सप्लोर किया। हमने मुजफ्फराबाद सिटी एक्सप्लोर किया। नाइस। जी जी, हम साथ विजुअल्स देख रहे हैं, इट्स स्टनिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ख़ास तौर पे बड़े झंडे लेके आप लोग सारी निकली हुई हैं, सो दैट्स वेरी इनकरेजिंग। ये बताएं, सो प्री रिक्विजिट में द गर्ल्स हैड टू हैव देयर ओन बाइक्स, और क्या उनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए था ऑफ ड्राइविंग इन दीज एरियाज? एब्सोल्युटली, दिस वाज कंपल्सरी कि आपने नॉर्थ का ख़ास तौर पे विज़िट करना वाज ऑलरेडी, अगर आपने बाइक पे ट्रैवल किया हुआ है, बिकॉज इट वाज अ रियली टफ राइड। इवन हमारे साथ जो बाइकर्स थी, हम सब लोगों ने रात में ऑफ रोडिंग भी की है, जो पतली पतली पगडंडियाँ होती थी। तो दिस वाज अ कंपल्जन थिंग कि आप की जो एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस है नॉर्थ का, वो होना लाजमी था। तो वो एक रीज़न थी अगर सेलेक्ट करना था, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और उसके अलावा डेफिनेटली बाइक आपके पास होना लाजमी थी, और ये कि आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट हो कि आपने उस साइड पर ट्रैवल किया, दैट्स वाज द मेन थिंग। मैं तो हैरान हूँ वैसे, मतलब राफिया, क्या इतनी लड़कियाँ आपको मिल गई जिन्होंने बाइक पे नॉर्थ का ट्रैवल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी जिनके पास था। तो इबादत, चले राफिया तो एक टीवी शो भी होस्ट करती हैं आप, मगर सर्टनली आप यूर रेगुलर गर्ल, आप टीवी वगैरह पे कोई शो इस तरह नहीं होस्ट करती, तो आप कब से आप ये शौकिया ये बाइक चला रही हैं? आप लोगों का कोई ग्रुप है? अगेन वही सवाल। और आपका एक्सपीरियंस भाई कैसे था? हम तो गाड़ी में जाते हुए डरते हैं नॉर्थ में, आप लोग बाइक पे पहुंचे हुए थे पहले। एक्चुअली मैं बाइक चला रही हूँ, मुझे शुरू से ही ना समथिंग डिफरेंट और थोड़ा सा चैलेंजिंग करने का शौक है बचपन से ही। तो मैं स्कूल पे जाया करती थी व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5, और मैं तब से बाइक चला रही हूँ। मैं स्कूल भी बाइक पे जाती थी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। नहीं करेंगे कि ग्रेड 5 से तो कोई ना चलाएगा। लेकिन गो ऑन। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, फिर छोटी छोटी जगहों पे जाना होता था। जैसे मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी इस्लामाबाद, तो मैंने कहा यार विश करने जाना है, मैंने बाइक स्टार्ट की
और पहली दफ़ा मैं इस्लामाबाद पहुंच गई, रात 12 बजे उसको सरप्राइज़ देना था, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम एवर था कि मैं बाहर निकली सिटी से, और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और मैंने कहा यार अगर सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क अगर आप सिटी से बाहर ले जाए। बस वहाँ से जो है मेरा वो थोड़ा हुआ ट्रस्ट डेवलप अपनी कंट्री पे, अपने लोगों पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी था, एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। और फिर मैंने वो जगह ट्रैवल की और लोगों से मिली, एंड आई केम टू नो कि इट्स सो सेफ एंड इट्स a very good experience to meet new people, to explore new places। और आप लोगों से मिले, आपको एक्चुअली पता चलता है कि जो हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में लोग हैं वो कितने वेलकमिंग हैं और कितने अच्छा वो आपको केटर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। Sometimes more than the bigger cities। राफिया, I can imagine कि चूँकि आप अपना शो करती हैं, तो जब आप ट्रैवल करती होंगी तो आपके साथ टीम भी होती होगी एक, नेचुरली कैमरा भी जा रहा है तो सारे लोग जा रहे हैं, बट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टोटली ऑन योर ओन, जिस तरह इबादत कह रही हैं, गिव मी एन ऑनेस्ट रिप्लाई कि इट्स सेफ, बिकॉज हम इस वक्त टीवी चैनल पे बैठे लोगों को इनकरेज भी बच्चियों को, लड़कियों को करना चाहते हैं, एंड येट वी वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। तो कोई इंसिडेंट, कोई इस किस्म के, कहाँ आपको लगता है कि कुछ ख़तरा हो, क्या करना चाहिए, कोई सेफ नंबर्स आपके साथ हों, कुछ बताइएगा। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 100%, इनफैक्ट मोर देन 100% सेफ़। और आप जब ख़ुद विज़िट करेंगे, लड़कियां भी ख़ुद विज़िट करेंगी, तो आइडिया होगा कि लोग आपको कितनी मोहब्बत दे रहे होते हैं, कितना प्यार दे रहे होते हैं, कितनी अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं। वी वर लकी इनफ कि हम लोग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है उसके गेस्ट थे, तो वी हैड एवरीथिंग विद अस। हमारे साथ एम्बुलेंस भी थी इन केस वी हैड एनी काइंड ऑफ, बिकॉज इतना बड़ा क्रू जा रहा था। देन वी हैड 2 डॉक्टर्स थे, मैकेनिक साथ में था, ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे थी, टूरिज़म पुलिस थी हमारे साथ उधर थ्रू आउट, जो कि हेल्प आउट कर रहे थे, पुलिस इन जनरल भी थी। तो कोई एक पॉइंट भी वहाँ पे हमें ऐसे नहीं लगा कि कश्मीर के लोग आपके साथ नहीं हैं। ये तो वो लोग थे जो हमारे साथ थे ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा जो कश्मीर के वैसे लोग थे लोकल, दे वर सो वेलकमिंग एज वेल, और एक एक बंदा रुक के अप्रिशिएट कर रहा था। तो बेसिकली हमारा मकसद इस रैली का ये था कि हम दुनिया को ये बता सकें कि पाकिस्तान लड़कियों के लिए कितना सेफ़ है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर लड़कियां आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अपनी लड़कियां हैं, एंड वी गर्ल्स कुड डू एनीथिंग एज वेल एब्सोल्युटली फॉर दैट। तो छोड़ें, आपने तो पाकिस्तान को ये बता दिया, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में भी ये नहीं जानते। इबादत, वेरी क्विकली, मोटरवे से लाहौर से इस्लामाबाद जब हम अकेले गाड़ी भी चला के जा रहे होते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इर्द गिर्द जो ड्राइवर्स होते हैं वो रेसें लगाना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी आपको जगह नहीं देते आगे जाने के, मतलब गाड़ी में भी ये एक्सपीरियंस होता है। तो बाइक पे आप जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स होता है इर्द गिर्द जो ड्राइव कर रहे होते हैं? तंग करते हैं लोग? टू बी ऑनेस्ट बड़े मज़े के सीन हुए हैं मेरे साथ, और वाकई मुझे काफ़ी लड़के इस तरह, मैं खड़ी होती थी रेड लाइट पे, तो मुझे कहते थे कि जी आ जाओ जी, अगले इशारे तक रेस लगानी है, और मैं कहती थी चलो फिर लगा ही लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको पता ही है थोड़ा सा तो फिर होता ही है। इस तरह के मेरे कुछ लड़के दोस्त थे, उन्होंने मुझे, आई डोंट लाइक अप्रिशिएट दिस एंड आई डोंट लाइक, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती, उन्होंने मुझे वन व्हीलिंग करना सिखाई, और मैंने इस तरह की काफ़ी, आपको पता है फिर हम हैं तो अंदर से देसी, तो फिर वो देसी टच तो आता है, या फिर जब आप 70 या 125 पे हों तो। लेकिन ओवरऑल लोग, मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। मैं कहीं जा रही हूँ, को जैसे ही पता चले कि लड़की है बाइक पे, तो वो थम्स अप करेंगे या शीशा नीचे करके गाड़ी का फ़ौरन कहेंगे बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ज़्यादातर लोग मुझे अप्रिशिएट करते हुए मुझे मिले हैं हमेशा। अच्छा इबादत, और इबादत ये अब आया है, वैसे मुझे लगता है अब बहुत सारी बड़ी कॉमन साइट है लड़कियों का मोटरसाइकिल चलाना, मगर आपकी कहानी सुन के लगा कि आप काफ़ी, मतलब आप तो बहुत ही अरसे से चला रही हैं। अच्छा, ये ज़रूर हमें इधर कहना पड़ेगा कि हमारी ऑब्वियसली वी हियर सम हॉरर स्टोरीज, और बहुत हॉरर बल्कि स्टोरीज हम सुनते हैं, वो कम होती हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स सेटल ऑन दैट। अच्छा जल्दी से राफिया ये बताते हैं कि अगला ट्रिप कहाँ का है? अगला ट्रिप डेफिनेटली वी गोना गो टू चित्राल वाली साइड पे और कश्मीर अगैन, क्योंकि बहुत सी जगह हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं और वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस दफ़ा हमने सिर्फ एक एडवेंचर स्पोर्ट डाली थी जो कि बाइकिंग थी, लेकिन अगली बार वी गोना मेक इट मोर फन एंड एडवेंचरस, जिसमें वी गोना गो वाइल्ड कैंपिंग कर रहे होंगे हम, सर्वाइवल का कुछ काम है वो कर रहे होंगे, हाउ टू सर्वाइव इन ड्रास्टिक कंडीशन, या इफ़ यू डोंट हैव फूड और इफ़ यू डोंट हैव वाटर
और अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बर्फ़ हो गई है, सो हाउ यू गोना सर्वाइव। तो अगला जो है वो इससे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। राफिया एंड इबादत, बहुत शुक्रिया आपका, इबादत गुजार। एंजॉय योरसेल्व्स, डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, बस वन व्हीलिंग ना करें, बाकी सब ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि खबर है ना, नहीं ये शुरू करने से पहले हम कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे और गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे बंदे नहीं खत्म होंगे जिनको हमने अकोमोडेट करना है, क्योंकि वो भी तो था, उसने हमारी मदद की थी और इसको तो हमने वादा किया था, और वो जो पीछे है उसको भी ले आओ, क्योंकि वजारतें तो खत्म हो गई हैं, इसके बाद इनसे खत्म होना रह गया है। माशाअल्लाह मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान, मतलब हंसना नहीं रोना चाहिए। हमारी काबीना का जो हुजम है वो 61 तक जा पहुंचा है, मतलब लिटरली दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। वजारतें खत्म हो गई हैं, बंदे नहीं पूरे हो रहे वजीर रखने वाले। इतना काम है ना करने को कि आते जो भर्ती होते जो काम जो है वो रत्ती भर नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग भर्ती करेंगे। काम भी हो रहा होगा मगर क्या 61 पीपल, क्या मजाक है। 61 की कैबिनेट जो काम करती है ना वो नजर आती है, वो नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये जो चलें जी बहुत इत्तेहादियों की मदद से मुतंजन बना ये हुकूमत बनी, अब मुल्क को कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, चलते रहें जी, अब इलेक्शन वक्त पे करें, लेकिन ये जो इत्तेहादी हैं थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा यही कर लें, मतलब सब लोग मिलकर ये फैसला कर लें भाई हमारे सारे बंदों को वजीर बनाने की, मुशीर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, मतलब हमारी रोटी हजम हो सकती है। एक एक नॉमिनेट कर देना बाकी, ताकि फिर जरा नजर भी आए कि देखिए वी मेड द राइट डिसीजन एंड दैट इज व्हाई वी ऑल गॉट टुगेदर, बट नो इट सीम्स लाइक वी ऑल गॉट टुगेदर बिकॉज हम सारे ही वजीर बनेंगे। मियां जावेद लतीफ को तो अभी तक महकमा नहीं मिला, मतलब अपने ही वजीर हैं वो इनके, मतलब वो वजीर हैं लेकिन महकमा कोई नहीं है, तो ऐसे भी है। वैसे पता है क्या, अच्छा, आगे, आज के ज़माने में जब ये बात करते हैं ना फिर लोग लगते लेते हैं, तो फिर तनकीद होती है और फिर जायज़ तनकीद होती है। खैर 19 अप्रैल को हलफ उठाने वाली 37 रुकनी थी काबीना, अब इसके अरकान की तादाद 60 से ज़ायद हो चुकी है और 30 पार्लिमानी सेक्रेटरी अलग है। वाह 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 तो वाह, वो 60 प्लस 30 कर लीजिएगा, बन गए 90। पूरे 100 तो होने चाहिए। मतलब ये तो भाई नहीं पूरे करें भाई, पूरे करें, ऐसे नहीं करें। ये क्यों है हिफ्ज़ तक़द्दुम के तहत 10 छोड़ दिए हैं आपने? हालांकि हुकूमत की आईनी मुद्दत कमोबेश आपको पता है कि बस मसा एक साल ही रह गई है, लेकिन उसमें 100 तो बनेगा। अल्टीमेटली ये ना हो जाए कि दिन कम हो और वज़ारतें ज़्यादा हो हुक्मरानी करने के लिए। ओह अच्छा जी, अब हमने तो खैर ये बताना था, वही अब्दुल्ला वाली बात के रोना आता है ऐसी बातों पे, लेकिन रो नहीं सकते तो हंसी आ जाती है, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। अच्छा जी, लेकिन इस सारे में क्या है, अवाम जो है वो 2 के बजाय 1 कप चाय पिएं, चीनी भी कम इस्तेमाल करें, इससे पहले वाले कहते थे, ये कहते हैं जी चाय कम करें, और ख़ुद जो है मुल्क की वसाइल और पेट्रोल और सरकारी प्रोटोकॉल और लवाजमात जो वज़ीरों, मुशीरों और सेक्रेटरियों के होते हैं, वो इस 90 रुकनी क्या इसे कहें काबीना कहते हुए तो लिटरली दुख हो रहा है। इस 61 रुकनी काबीना और फिर 30 60 रुकनी, बाकी तो सेक्रेटरीज है ना। हाँ नहीं 60 से जायद है, अब 61 हो चुकी है तादाद, ठीक है आगे बताएं। तो उस पे खर्च हो रहे हैं, मतलब वो खुदा लिटरली खुदा का खौफ करें और आवाम के कहर से डरें, लिटरली डरें आवाम के कहर से, और पंजाब में बाई इलेक्शन में जो आपके साथ हुई है उससे सबक हासिल करें। अच्छा जी, हाल ही में और अपने अतबार चेंज करें। हाल ही में मलिक अहमद खान, अता ताड़र, अब्दुल गफ्फार डोगर और रुबीना इरफान बिल्कुल रुबीना इरफान को मावनीन खुसूसी मुकर्रर किया गया है। और आगे और मज़े की बात यह है कि इनका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। सो ये मावनीन खुसूसी जो है, मतलब क्या है यार, ये वो पता कर लेते हैं ना। हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि किसी तनख्वाह के बगैर काम करते हैं, सिर्फ एजाज़ी है, लेकिन जो भी है आपको पता है कि 100 फिर चीज़ें आई जाती हैं, फिर मुलाजमीन हैं, फिर गाड़ियाँ, तनख्वाह नहीं भी ले रहे। नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों का ये कहना है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने कुछ नहीं लिया, तो ऐसी बातें भी हुई हैं। बट एनीवे जी, पीएम फोकल पर्सन फॉर डिजिटल मीडिया अहमद जवाद अच्छा और हमारे साथ है। ये तो है ही ना 61 रुकनी। इमरान खान साहब तो वादे करके आए थे ना, मतलब उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि एक छोटी, आपको पता है जलसों में खड़े होकर जो तकरीरें करते थे, छोटी काबीना होगी, तो उनके भी जो तादाद है वो 52 तक पहुंची थी। सो 52 रुकनी काबीना उनकी हुकूमत में भी थी। सो और वो थे जो कहते थे मैं तो ये, वो तो सबसे ज्यादा तनकीद इसी बात पे करते थे। अच्छा जी, जवाद अहमद जवाद साहब, वफाकी जो है वफाक में इत्तेहादी हुकूमत, अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर वक्त पूरा करे भी
तो 1 साल से कम ही बचा है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑब्वियसली माशी हालात को किस तरह तब्दील किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और जिस मसले में आप लोग खुद हिस्सा डाल रहे हैं वो करीबन 60 रुकनी काबीना है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। तो इस अमल को मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपने इतनी बड़ी काबीना क्यों बनाई? लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी जो काबीना की तादाद है जो इससे पहले 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है उसके बराबर पहुंची हो। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का हमारा पार्लिमानी सिस्टम है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है बड़ी अहम होती है, और फिर जब आप इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत बनाते हैं, जाहिर है कि इससे पहले पीटीआई की हुकूमत को भी जब हुकूमत बनानी पड़ी तो आपको बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स शामिल करने पड़ते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई एक वन फैक्टर है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान की मईशत जो है वो इसकी वजह से जो है वो बेहतर नहीं हो रही या पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही। मैं ये समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जिस किस्म की मुआशी सूरत हाल 3.5 साल में इस मुल्क को जिस नेच के ऊपर ले जाया गया, साहब वैसे आपका ख्याल मतलब ये इसकी तस्दीक कर लीजिएगा 61 पहुंच चुके हैं। और दूसरा कहना है जस्ट से अहमद जवाद साहब को भी और पीपल हु आर वाचिंग, हर जवाब कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए कि पहले क्या किया या हम आपको बता रहे हैं। लेट्स नॉट कंपेयर। आप ज़्यादा ही हैं। अब ये बताइए कि खजाने पे बोझ पड़ रहा है, आप लोग इमरान खान की काबीना पे तनकीद करते थे इतनी बड़ी, खुद वही काम कर रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो इमेज की भी तो कोई बात होती है आजकल। इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिक्स एज वेल। देखें, अगर आपको याद हो कि खान साहब का जब उनका अकाउंटेबिलिटी का सवाल आया था, जाहिर है मीडिया की तरफ से, जैसे आप भी अभी सवाल कर रहे हैं, तो वो 100 दिन की कारकर्दगी के बाद आया था। और उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 6 महीने तो दें ना आप हुकूमत करने के हमें, फिर हम आपको अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। जब 6 महीने गुजर गए उन्होंने कहा 1 साल दें। तो आपको देखें, इस हुकूमत से सवाल करते हुए आपको इस बात को भी जहन में रखना होगा कि किन हालात में इस हुकूमत ने टेक ओवर किया। और दूसरा, 3 माह के अंदर अंदर जिस किस्म के सियासी अदम इस्तेकाम और जो मुआशी सिचुएशन थी, उसके बावजूद अब अगर पाकिस्तान के अंदर हम अच्छी खबरें सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी को भी स्टेबलाइज कर रही है। और इसमें एक खाली इस फैक्टर को, चूंकि कैबिनेट की तादाद जो है वो पीटीआई की कैबिनेट की तादाद के बराबर पहुंच गई है। पीएम फोकल पर्सन फॉर डिजिटल मीडिया सर, हम तो सवाल तब होता है जब आप कम लोगों में अच्छे कारकर्दगी दिखाएं, नॉट कि इतना बड़ा बारियां ते नाले कंधा टपके आवांगी हवा बन के। हदीका क्यारी की बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू हर।